देश विरोध कहानी मुंशी प्रेमचंद। महाशय दयाकृष्ण मेहता के पांव जमीन पर न पड़ते थे। उनकी वह आकांक्षा पूरी हो गई थी जो उनके जीवन का मधुर स्वप्न था। उन्हें वह राज्याधिकार मिल गया था जो भारत निवासियों के लिए जीवन स्वर्ग है। वायसराय ने उन्हें अपनी कार्यकारिणी सभा का मेंबर नियुक्त कर दिया था। गण उन्हें बधाइयां दे रहे थे। चारों ओर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। कहीं दावतें होती तो कहीं आश्वासन पत्र दिए जाते थे। वह उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, राष्ट्रीय सम्मान समझा जाता था। अंग्रेज अधिकारी वर्ग भी उन्हें हाथों हाथ लिए फिरता था। महाशय दयाकृष्ण लखनऊ के एक सुविख्यात बैरिस्टर थे। बड़े उदार, बड़े हृदय, राजनीति में कुशल तथा प्रजा भक्त थे। सदैव सार्वजनिक कार्यों में तत्लीन रहते थे। समस्त देश में शासन का ऐसा निर्भय तत्वावेशी, ऐसा निस्वप्न समालोचक था और प्रजा का ऐसा सुसंदर्शी, ऐसा विश्वसनीय और ऐसा सहृदय बंधु। समाचार पत्रों में इस नियुक्ति पर खूब टिकियाई हो रही थी। एक और आवाज आ रही थी, हम गवर्नमेंट को इस चुनाव पर बधाइयां नहीं दे सकते। दूसरी ओर लोग कहते थे यह सरकारी उदारता और प्रजाहित का सर्वोत्तम प्रमाण है। तीसरा दल भी था जो दबी जबान से कहता था कि राष्ट्र का एक और स्तंभ गिर गया। संध्या का समय था और केसर पार्क में लिबरल लोगों की ओर से महाशय मेहता को पार्टी दी गई। प्रांत भर में विशिष्ट पुरुष एकत्र थे। भोजन के पश्चात सभापति ने अपनी व्रत कथा में कहा, हमें पूरा विश्वास है कि आपका अधिकार प्रवेश प्रजा के लिए हितकार होगा और आपके प्रयत्नों में से उनकी धाराओं में संवेशन हो जाएगा जो हमारे राष्ट्र के जीवन में बाधक हैं। महाशय मेहता ने उत्तर देते हुए कहा, राष्ट्र के कानून वर्तमान परिस्थिति के अधीन होते हैं। जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो कानून में सुव्यवस्था की आशा करना भ्रम है। सभा निर्विजित हो गई। एक दल ने कहा, कितना न्याययुक्त और कितना प्रशंसनीय राजनीतिक विधान है। दूसरा पक्ष बोला, आ गए जाल में। तीसरा दल ने नैराश्यपूर्ण भाव से सिर हिला दिया और मुंह से कुछ न कहा। मियाँ कृष्ण को दिल्ली आए हुए 1 महीना ही हो गया। फागुन का महीना था। शाम हो रही थी। वे अपने उद्यान में मौज के किनारे एक मखमली आराम कुर्सी पर बैठे थे। मिसेज रामेश्वरी मेहता सामने बैठी हुई पियानो बजाना सीख रही थी और मिस मनोरमा हौज की मछलियों को बिस्कुट के टुकड़े खिला रही थी। सहसा उसने पिता से पूछा, यह अभी कौन सा आए थे? मेहता कौंसिल के सैनिक मेंबर है। मनोरमा वायसराय के नीचे यही होंगे। वायसराय के नीचे तो सभी हैं, वेतन भी सबका बराबर है, लेकिन इसकी योग्यता को कोई नहीं पहुंचाता। क्योंकि राजेश्वरी, तुमने देखा अंग्रेज लोग कितने सज्जन और कितने विनयशील होते हैं। राजेश्वरी ने, मैं तो उन्हें विनय की मूर्ति कहती हूँ। इस गुण में भी ये हमसे बढ़े हुए हैं। उनकी पत्नी मुझसे कितना प्रेम से गले मिली। मनोरमा, मेरा तो जी चाहता था उनके पैरों पर गिर पड़ूं। मेहता ने, मैंने ऐसे उदार, श्रेष्ठ, कपट और गुणग्राही मनुष्य नहीं देखे। हमारा दया धर्म कहने ही कोई है। मुझसे बहुत दुख है कि अब तक क्यों इससे बदगुमान रहा। सामान्यतः इसमें से हम लोगों को जो शिकायतें हैं उनका कारण पारस्परिक सम्मिलन का है न होना है, एक दूसरे के स्वभाव और प्रकृति के से परिचित नहीं। राजेश्वरी, एक यूनियन क्लब की बड़ी आवश्यकता है जहां दोनों जातियों के लोग सहवास का आनंद उठाएं। मिथ्या द्वेष भाव के मिटाने का एकमात्र ही उपाय है। मेहता, मेरा भी यही विचार है। घड़ी देखकर 7 बज रहे थे। व्यवसाय मंडल के जलसे का समय आ गया। भारत निवासियों की विचित्र दशा है। ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी मेंबर कौंसिल में आते ही हिंदुस्तान के स्वामी हो जाते हैं और जो चाहे स्वच्छंदता से कर सकते हैं। आशा की जाती है कि वे शासन की प्रचलित नीति को पलट दे, नया आकाश और नया सूर्य बना दे। उन सीमाओं पर विचार नहीं किया जाता जिनके अंदर मेंबरों को काम करना पड़ता है।
राजेश्वरी, इनमें से उनका दोष नहीं। संसार की यह रीति है कि लोग अपनों से सभी प्रकार की आशा रखते हैं। तो कौंसिल के आधे मेंबर हिंदुस्तानी हैं, क्या उनकी राय का सरकार की नीति पर असर नहीं हो सकता? मेहता अवश्य हो सकता है और हो रहा है, किंतु उस नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आधे नहीं, अगर सारे मेंबर हिंदुस्तानी हैं तो भी वे नई नीति का उद्घाटन नहीं कर सकते। कैसे भूल जावें कि कौंसिल में उनकी उपस्थिति केवल सरकार की कृपा और विश्वास पर निर्भर है। उसके अतिरिक्त वहां आकर उन्हें आंतरिक अवस्था का अनुभव होता है, ताकि अधिकांश शंकाएं असंगत प्रतीत होने लगती हैं। पद के साथ उत्तरदायित्व का भी भारी बोझ भी सिर पर आ पड़ता है। किसी नई नीति की सृष्टि करते हुए उनके मन में यह चिंता उठती स्वाभाविक है कि कहीं उसका फल आशा के विरुद्ध न हो। यहाँ वस्तुतः उनकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। उन लोगों से मिलते हुए भी झिझकते हैं जो पहले इनके सहकारी थे, पर अब अपने स्वच्छंद खंड विचारों के कारण सरकार की आंखों में खटक रहे हैं। अपनी वक्तव्यों में न्याय और सत्य की बातें करते हैं और सरकार की नीति को हानिकारक समझते हुए भी उसका समर्थन करते हैं। जब इसके प्रतिकूल वे कुछ भी नहीं कर सकते तो इसका विरोध करके अपमानित क्यों बने? इसकी अवस्था में यही सर्वोचित है कि शब्दाडंबर में काम लेकर अपनी रक्षा की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सज्जन, उदार, नैतिज्ञ, शुभचिंतकों के विरुद्ध कुछ कहना या करना मनुष्यत्व और सदृढ़ व्यवहार का गला घोटना है। यह लो मोटर आ गई, चलो व्यवसाय मंडल में लोग आ गए होंगे। लोग यहाँ पहुँचते तो नरकत ध्वनि होने लगी। सभापति महोदय ने एड्रेस पढ़ा, जिसका निष्कर्ष यह था कि सरकार को उन शिल्प कलाओं की रक्षा करनी चाहिए जो अन्य देशीय प्रतिद्वंदियों के कारण मिटी जाती है। राष्ट्र के व्यावसायिक उन्नति के लिए नए नए कारखाने खोलने चाहिए और जब वे सफल हो जावें तो उन्हें व्यावसायिक संस्थाओं के हवाले कर देना चाहिए। उन कलाओं की आर्थिक सहायता करना भी उनका कर्तव्य है जो अभी शिशुअवस्था में है, जिससे जनता का उत्साह बढ़े। महोदय ने सभापति को धन्यवाद देने के पश्चात सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, आपके सिद्धांत निर्दोष हैं, किंतु उनको व्यवहार में लाना नितांत दस्तूर है। गवर्नमेंट में आपको सम्मानित प्रदान कर सकती है, लेकिन व्यावसायिक कार्यों में अग्रसर बनना जनता का काम है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। आप में आत्मविश्वास, औद्योगिक उत्साह का बड़ा अभाव है। बक बक पर सरकार के सामने हाथ फैलाना अपनी अयोग्यता और अपने आक्रामकता की सूचना देना है। इन समाचार पत्रों में इसकी प्रखरता पर टीकाएं होने लगी। एक दल ने कहा, मिस्टर मेहता की स्पीच ने सरकार की नीति को बड़ी स्पष्टता और कुशलता से निर्धारित कर दिया है। दूसरे दल ने लिखा, हम मिस्टर मेहता की स्पीच पढ़कर शोभित हो गए। व्यवसाय मंडल ने वही पद ग्रहण किया जिसके प्रदर्शन स्वयं मिस्टर मेहता थे। उन्होंने इस लोकोकृत्य को चरितार्थ कर दिया कि नमक की खान में जो कुछ जाता है नमक से हो जाता है। तीसरे दल ने लिखा, हम मेहता को महोदय के सिद्धांत से पूर्ण सहमत हैं। हमें पग पग पर सरकार के सामने दिन भाव से हाथ न फैलाना चाहिए। यह कर्तव्यता उन लोगों की आंखों में खोल देगी जो कहते हैं कि हमें योग्यता पुरुषों को कौंसिल में भेजना चाहिए। व्यवसाय मंडल के सदस्यों पर दया आती है जो आत्मविश्वास का उपदेश ग्रहण करने के लिए कानपुर से दिल्ली गए थे। चैत का महीना था, शिमला आबाद हो चुका था। मेहता महाशय अपने पुस्तकालय में बैठे हुए पढ़ रहे थे कि राजेश्वरी ने आकर पूछा, ये पत्र है? मेहता, यह आय व्यय का मंसविदा है। इस सप्ताह में कौंसिल में पेश होगा। उसकी कई मर्दे ऐसी हैं जिस पर मुझसे पहले भी शंका थी और अब भी है। समझ में नहीं आता कि इस अनुमति कैसे दूं। यह देखो, 3 करोड़ रुपए उच्च कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए रखे गए हैं। यहाँ कर्मचारियों का वेतन पहले से ही बढ़ा हुआ है, इस वृद्धि की जरूरत ही नहीं।
बात जबान पर कैसे लाऊं? जिन्हें इससे लाभ होगा वे सभी नित्य के मिलने वाले हैं। सैनिक व्यय में 20 करोड़ बढ़ गए हैं। जब हमारी सेनाएं अन्य देशों में भेजी जाती हैं, विदित ही है कि हमारी आवश्यकताओं से अधिक है, लेकिन इस मद का विरोध करूं तो कौंसिल पर मुझ पर उंगलियां उठाने लगे। राजेश्वरी, इस भय से चुप रह जाना तो उचित नहीं। फिर तुम्हारे यहाँ आने से भी क्या लाभ हुआ? मेहता, कहना तो आसान है पर करना कठिन। यहाँ जो कुछ आदर सम्मान है सब यहाँ हुजूर में है। वायरास की निगाह पर जरा तिरछी हो जाए तो कोई पास न फटके। नक्को बन जाऊं तो यहाँ लोग राजा भद्र बहादुर सिंह जी आ गए। राजेश्वरी, शिवराजपुर कोई बड़ी रियासत है? मेहता, हाँ, 15 लाख वार्षिक से कम आय न होगी और फिर स्वाधीन राज्य है। राजेश्वरी, राजा साहब मनोरमा की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। मनोरमा को भी उनसे प्रेम होता जाना पड़ता है। मेहता, यह संबंध हो जाए तो क्या पूछना, यह मेरा अधिकार है। जो राजा साहब को इधर खींच रहा है, लखनऊ में ऐसे सुअवसर कहाँ थे? वह देखो, अर्थचित मिस्टर काक आ गए। काक मेहता से हाथ मिलाते हुए, मिसेज मेहता, मैं आपके पहनावे पर आसक्त हूँ। खेद है हमारे लैंडिया साड़ी नहीं पहनती हैं। राजेश्वरी, मैं तो आप उन गाउन पहनना चाहती हूँ। काक, नहीं मिसेज मेहता, खुदा के वास्ते यह अनर्थ न करना। मिस्टर मेहता, मैं आपके वास्ते एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। आपके सुयोग्य पुत्र अभी आ रहे हैं या नहीं? महाराजा भिंद उन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। आप उन्हें आज ही सूचना दे दें। मेहता, मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ। का अख्तार दे दीजिए तो अच्छा हो। आपने काबुल की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। हित मैजेस्टर अमीर हमसे संधि करने के लिए उत्सुक नहीं जान पड़ते। वे बोजिशवों की ओर से झुके हुए हैं। अवस्था चिंताजनक है। मेहता, मैं तो ऐसा नहीं समझता। गत शताब्दी में काबुल को भारत पर आक्रमण करने का साहस कभी नहीं हुआ। भारत की अग्रसर हुआ। हाँ, वे लोग अपनी रक्षा करने में कुशल हैं। काक, लेकिन क्षमा कीजिएगा, आप भूल जाते हैं ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लाविक में संधि हो गई है। क्या हमारी सीमा पर इतने शत्रुओं का जमा हो जाना चिंता की बात नहीं? उनसे सतर्क रहना हमारा कर्तव्य है। इतने में लंच जलपान का समय आया। लोग मेज पर आ बैठे। उस समय गुड़दौड़ और नाट्यशाला की चर्चा ही रुचिकर प्रतीत हुई। मेहता महोदय ने बजट पर जो विचार प्रकट किए उससे समस्त देश में हलचल मच गई। एक दल उन विचारों को देववाणी समझता था, दूसरा दल भी कुछ अंशों को छोड़कर शेष विचारों से सहमत था, किंतु तीसरा दल वक्ता के एक एक शब्द पर निराशा से सिर झुकाता और भारत की औद्योगिक गति पर रोता था। उसे विश्वास ही न आता था कि ये शब्द मेहता की जुबान से निकले होंगे। मुझे आश्चर्य है कि गैर सरकारी सदस्यों ने एक स्वर में प्रस्तावित व्यंग उस भाग का विरोध किया है जिस पर देश की रक्षा, शांति, सुदशा और उन्नति अवलंबित है। आप शिक्षा संबंधी सुधारों को, अयोग्य विधान को, नहरों की वृद्धि को अधिक महत्व समझते हैं। को अल्प वेतन वाले कर्मचारियों का अधिक ध्यान है। मुझे आप लोगों के राजनीतिक ज्ञान पर सबसे अधिक विश्वास था। शासन का प्रधान कर्तव्य भीतर और बाहर के अशांतिकारी शक्तियों से देश को बचाना है। शिक्षा और चिकित्सा, उद्योग और व्यवसाय गौण कर्तव्य है। हम अपनी समस्त प्रजा को आज्ञा सागर में निमग्न देख सकते हैं, समस्त देश को प्लेग और मलेरिया से ग्रस्त रख सकते हैं, अल्प वेतन वाले कर्मचारियों को दारुण चिंता का आहार बना सकते हैं, कृषकों को प्रकृति की अनिश्चित दिशा पर छोड़ सकते हैं। तो अपनी सीमा पर किसी शत्रु को खड़े नहीं देख सकते। अगर हमारी आय संपूर्ण देश रक्षा पर समर्पित हो जाए तो भी आपको आपत्ति न होनी चाहिए। आप कहेंगे इस समय किसी आक्रमण की संभावना नहीं है। मैं कहता हूँ संसार में असंभव का राज्य है। हवा में रेल चल सकती है, पानी में आग लग सकती है, वृक्षों में वार्तालाप हो सकता है, जड़ चैतन्य हो जा सकता है। क्या ये रहस्य नित्य प्रति हमारी नजरों से नहीं गुजरते? आप कहेंगे राजनीतिज्ञों का
काम संभाल नाव के पीछे दौड़ना नहीं, वर्तमान और निकट भविष्य की समस्याओं को हल करना है। नीतिज्ञों के कर्तव्य क्या है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि पथ्य औषध सेवन से अच्छा होता है। आपको केवल यही धर्म नहीं कि सरकार के सैनिक व्यय का समर्थन करे, बल्कि यह मन्नत आपकी ओर से पेश है। ये आप कहेंगे कि स्वयंसेवकों की सेना बढ़ाई जाए। सरकार को हाल के महासंग्राम में इसका बहुत ही खेदजनक अनुभव हो चुका है। शिक्षित वर्ग विलास प्रिय, सहनशील और स्वाधीन सेवी है। के लोग शांति प्रिय और संकीर्ण हृदय में भीरू न कहूँ और ग्रह सेवी हैं। उनमें वह आत्मत्याग कहाँ, वह वीरता कहाँ, अपने पुरखों की वह वीरता कहाँ। और शायद मुझे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि किसी शांति प्रिय जनता को आप 2-4 वर्ष में रण कुशल और समर प्रवीण नहीं बना सकते। जेठ का महीना था, लेकिन शिमले में न लू की ज्वाला थी और न धूप का ताप। महाशय मेहता विलायती चिट्ठियाँ खोल रहे थे। बालकृष्ण का पत्र देखते ही फड़क उठे, लेकिन जब उसे पढ़ा तो मुखमंडल पर उदासी छा गई। पत्र लिखे हुए राजेश्वरी के पास आए। उसने उत्सुक होकर पूछा, बाल का पत्र आया? हाँ, यह है। राजेश्वरी, कब आ रहे हैं? मेहता, आने जाने के विषय में कुछ नहीं लिखा, बस सारे पत्र में मेरी जाति द्रोह और दुर्गति का रोना है। उसकी दृष्टि में मैं जाति का शत्रु, धूर्त और स्वार्थार्थ, उद्दात और सब कुछ हूँ। मैं नहीं समझता कि उसके विचारों में इतना अंतर कैसे हो गया। मैं तो उसे बहुत ही शांत प्रकृति, गंभीर और सुशील, सच्चित्र और सिद्धांत प्रिय नवयुवक समझता था और उस पर गर्व करता था। और फिर यह पत्र लिखकर उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मेरी स्पीच का विस्तृत विवेचन प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका में छपवाया है। कुशल हुई कि वह लेख अपने नाम से नहीं लिखा, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहता। मालूम नहीं यह किन लोगों की कुसंगति का फल है। महाराज हिंद भी नौकरी, उसके विचार से गुलामी है। राजा भद्र बहादुर सिंह के साथ मनोरमा का विवाह घृणित और अपमानजनक है। उसे इतना साहस कि मुझे धूर्त, मक्कार, ईमान बेचने वाले कुलद्रोही कहें, यह अपमान में उसका मुंह नहीं देखना चाहता। राजेश्वरी, लाओ जरा इस पत्र में मैं भी देखूं, वह तो इतना मुंह फट न था। कहकर उसने अपने पति के हाथ से पत्र लिया और एक मिनट में अधांध पटकर बोली, यह सब कटु बातें कहाँ हैं? मुझे तो इसमें एक भी अपशब्द नहीं मिलता। मेहता, भाव देखो, शब्दों पर न जाओ। राजेश्वरी, जब तुम्हारे और उसके आदर्शों में विरोध है तो उसे तुम श्रद्धा क्यों कर हो सकती है? लेकिन मेहता महोदय जामे से बाहर हो रहे थे। राजेश्वरी की असहिष्णुतापूर्ण बातों से वे जल उठे। दफ्तर में जाकर उसी क्रोध में पुत्र को पत्र लिखने लगे, जिसका एक शब्द चूरी और कटार से भी ज्यादा तीखा था। युक्त घटना के 2 सप्ताह पीछे मिस्टर मेहता ने विलायती डाक खोली तो बालकृष्ण का कोई पत्र न था। समझे मेरी चोटें काम कर गई। आ गया सीधे रास्ते पर, तभी तो उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। लंदन टाइम्स की चिट फाड़ी। इस पत्र को बड़े चाव से पढ़ा करते थे और तार की खबरें देखने लगे। सहसा उसके मुंह से एक आह निकले और पत्र हाथ से छूट गया। गिर पड़ा। पहला समाचार था, लंदन में भारतीय देशभक्तों का जमाव। अनुबेर मिस्टर मेहता की वक्तृता पर असंतोष। मिस्टर बालकृष्ण मेहता का विरोध और आत्महत्या। गत शनिवार को बैरिस्टर हॉल में भारतीय युवकों और नेताओं की एक बड़ी सभा हुई। सभापति मिस्टर तालिब बजा रहे। कहा, सबको बहुत खोजने पर भी काउंसिल के किसी अंग्रेज मेंबर की वक्तृता में ऐसे गर्मभेदी, ऐसे कठोर शब्द नहीं मिलते। हमने अब तक किसी राजनीतिज्ञ के मुख से ऐसे भ्रांतिकार, ऐसे निरंकुश विचार नहीं सुने। इस वक्तृता ने सिद्ध कर दिया कि भारत के उद्धार का कोई उपाय है तो वह स्वराज है, जिसका आशय है मन और वचन की पूर्ण स्वाधीनता, क्रमागत उन्नति। और पर ये सदी हमारा एतबार अब तक नहीं उठा था, तो अब उठ गया। हमारा रोग असाध्य हो गया है। यह अब
चूर्णों और अवलेहों से नहीं हो सकता। उससे निवृत्त होने के लिए हमें कवायद की कल्पना आवश्यक है। ऊंचे राज्य पद में हमें स्वाधीन नहीं बनाते, बल्कि हमारी आध्यात्मिक पराधीनता को और भी भ्रष्ट कर देते हैं। विश्वास है कि ऑनरेबल मिस्टर मेहता ने जिस विचारों का प्रतिपाद किया है उन्हें अंतःकरण में मिथ्या समझते हैं, लेकिन सम्मान, लालसा और श्रेय, प्रेम और पदानुराग उन्हें अपनी आत्मा का गला घोंटने पर बाध्य कर दिया है। किसी ने उच्च स्वर में कहा, यह मिथ्या दोषारोपण है। लोगों ने विस्मित होकर देखा तो मिस्टर बालकृष्ण अपनी जगह पर खड़े थे। क्रोध से उन्हें उसकी शरीर कांप रहा था। वे बोलना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी निंदा और अपमान करने लगे। सभापति ने बड़ी कठिनाई से लोगों को शांत किया, किंतु मिस्टर बालकृष्ण वहां से उठकर चले गए। दूसरे दिन जब मित्रगण बालकृष्ण से मिलने गए तो उनकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। पिस्तौल की 2 गोलियां छाती से पार हो गई थी। मेज पर उनकी डायरी खुली पड़ी थी। उस पर ये पंक्तियां लिखी हुई थी, आज सभा में मेरा गर्व दंडित हो गया। मैं यह अपमान नहीं सह सकता। मुझे अपने पूज्य पिता के प्रति ऐसे कितने ही निर्दयसूचक शब्द देखने पड़ेंगे। इस आदर्श विरोध का अंत ही कर देना अच्छा है। संभव है मेरा जीवन उसके निश्चित मार्ग में बाधक हो गया। ईश्वर मुझे बल प्रदान करे। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वाईटी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।